हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब होगा या क्या होगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होने की संभावना है, क्या कुछ होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग हियर। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का। कई जगह से आप लोगों ने सुना होगा कि 23 अगस्त, क्या ये डेट हो सकती है? और अगर ये डेट है तो ये कहां से आया, कैसे आया, देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन होने की क्या संभावना है इसके बारे में। सबसे पहला फैक्ट आता है कि हमारे पास यूपीएससी के जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो यूपी में हो या फिर हमारे बिहार में हो या फिर महाराष्ट्र में या फिर कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, दिल्ली में जैसे सबसे ज़्यादा सेंटर है तो कहीं पर भी जो सेंटर है, लोगों ने सेंटर के चॉइसेस दे रखी हैं, लेकिन वो सेंटर बहुत ही लिमिटेड है। जैसे यूपी में ही बात करें तो यूपी में बहुत अगर अधिक सेंटर होगा तो 8 से 10 सेंटर होंगे। सिमिलरली बिहार में भी, और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारे सेंटर्स एलोकेटेड हैं। इन केस अगर यूपीएससी अपने सेंटर बढ़ाती भी है तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने कभी सेंटर बढ़ाए नहीं है। तो सेंटर ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं इनके कौन कौन सी जगह पे सेंटर होने वाले हैं। तो एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई सेंटर लोगों के चेंज करवा देते हैं, चॉइस ऑफ सेंटर चेंज करा देते हैं। कई सारे एग्जाम में इनफैक्ट हुआ भी है, कई सारे नीट के एग्जाम या पीजी नीट के एग्जाम जो हुए हैं, जो मेडिकल वालों के होते हैं, उनके सेंटर चेंज कराए गए हैं। सेंटर चेंज कराने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और बहुत आराम से यूपीएससी चेंज करा सकती है। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर ये नंबर ऑफ सेंटर को बढ़ा भी लेती है, मतलब कि नंबर ऑफ स्कूल को अगर बढ़ा भी लेती है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यहाँ पर है, एक तो लिमिटेड है, नंबर 2 जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है भी वो लगी हुई है कोविड के जितने भी केसेस हैं उसमें, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर के निगरानी करने में हो या फिर मजदूरों को रिलोकेट करने में लगी हुई हो। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो लगी हुई है। कब तक लगी है, कब तक ये चलता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये सेंटर यहां पर भी पॉसिबिलिटी फेल हो जाती है। अगर ये नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाते भी हैं तो इनको यूपीएससी के मेंबर भी बढ़ाने पड़ेंगे या फिर कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बढ़ानी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर मान लेते हैं सेंटर को अगर ये दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना जितना भी करते हैं, उसी हिसाब से तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या फिर इन्विजिलेटर्स ये भी रखने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी अगेन प्रॉब्लम हो जाती है जो कि मुश्किल हालात पैदा कर सकती है। अगली प्रॉब्लम आती है कि जो रिटर्निंग ऑफ माइग्रेंट्स हैं, तो ये रिटर्निंग ऑफ माइग्रेंट्स अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी तरीके से कह लीजिए चल नहीं रही है। तो एक दिक्कत वाली चीज है। फिर उसके बाद से अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता भी है एग्जाम के कारण से, क्या एडमिनिस्ट्रेशन या क्या गवर्नमेंट इस तरीके की कंडीशन को झेल सकती है? जैसे अगर सीबीएसई के बारे में बात करें तो सीबीएसई क्या है कि उसके बहुत सारे सेंटर हैं, हर एक स्टेट में, हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में अपने एक सेंटर बनाई हुई है। स्टूडेंट वहां जाकर के अपना एग्जाम दे सकता है। लेकिन क्या यूपीएससी के लिए ऐसा है? तो आप देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी अगर सेंटर पड़ा है तो नेबरिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो सारे उसी डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा उनको, मतलब एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में उनको आना पड़ जाएगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में बस्ती का हो गया, या फिर आसपास में संत कबीर नगर का हो गया, महाराजगंज का हो गया, देवरिया का हो गया, इन सारे लोगों को गोरखपुर में आकर के एग्जाम देना पड़ता है। तो अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी लोग मान लेते हैं कि आ भी जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मान लेते हैं कि हमारा चलने लगता है, आ भी जाते हैं, तो अगेन क्या होटल्स वगैरह ओपन करने की आज़ादी होगी? क्या होटल्स वगैरह में इस तरीके की कंडीशन को ये झेल सकते हैं? अगेन एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है हमारे यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये हो जाती है हमारी इंटर स्टेट मूवमेंट। फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कम्युनिटी स्प्रेड हो रखा है और कंडीशन काफ़ी खराब हो रखी है। और यहाँ पर भी जो सेंटर है, क्या वो सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट करा पाने की हालत में है? एक बहुत बड़ा अगेन इशू उठ जा रहा होता है। तो ये चीजें हैं। बाकी साइकिक कंडीशन ऑफ एस्पिरेंट्स कि वो घर में बैठे हुए हैं, कोरोना केसेस देखते रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, साइकिक कंडीशन में है, प्रेशर में है,
तो एक बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पर भी निकल के आ जाती है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। खैर इस कंडीशन को तो यूपीएससी ये भी कह सकती है कि मैं 30 डे का टाइम तो दे रहा हूँ, अब कौन सी साइकिक कंडीशन आपकी है। तो साइकिक कंडीशन की केस बेसिकली आप इसको बाईपास कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो डेट देगी वो ऐसा नहीं देगा कि 1 हफ्ते बाद एग्जाम ले लेगी। 30 डे का मिनिमम वो गैप देगी, इनफैक्ट 30 दिन से ज्यादा का ही देगा, तो मिनिमम तो 30 डे देना ही देना है। तो साइकिक कंडीशन तो कहीं से भी नहीं आता है, लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि कंडीशन अगर हो भी जाती है, एग्जाम कंडक्ट भी करा दिए जाते हैं, तो आखिर में कौन से ऐसे पॉसिबल डेट्स हैं जिस दौरान में एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो ये देखिए वो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि यूपीएससी के कैलेंडर से उठाया गया है। यहाँ पर कुछ रिजर्व डेट आप देख सकते हैं, जैसे 23 अगस्त हो गई, या फिर 13 सितंबर हो गया, या फिर 4 अक्टूबर हो गया, या फिर 20 दिसंबर हो गई। तो ये कुछ रिजर्व डे हैं, लेकिन अगेन ये जो रिजर्व डे है ये तब माने जाएंगे जब ये एग्जाम एज यूजुअल शेड्यूल्ड डेट पे हो पा रहे होते। लेकिन एग्जाम तो हो नहीं पा रहा है, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे सिविल मेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमारे पास जितनी भी डेट्स हैं, चाहे वो 23 अगस्त की हो, चाहे वो 6 सितंबर की हो, चाहे 13 सितंबर हो, 18 सितंबर हो, या फिर 4 अक्टूबर हो, दीज आर बेसिकली द 4 डेट्स। ये वो 4 डेट हैं जब एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो एनीवे ये 23 अगस्त से पहले तो होने वाला नहीं है, क्योंकि 5 जून को अगर ये डेट अनाउंस भी करेंगे तो एक डेट और आ सकती है हमारी 9 अगस्त। तो हमारी जो भी एग्जाम डेट हो सकती है वो 9 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। इन्हीं के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, क्योंकि एग्जाम तो कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो एक जगह पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और ऐसा होने नहीं देंगे ये। कई लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है। देखिए एग्जाम कैंसिल बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, एकदम नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 साल की वैकेंसी मर्ज करके एक साथ ये नहीं ले आ सकते हैं। आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, प्रमोशनल भी प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ में हमें मशीनरी में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से ये काम नहीं किया सकता है। तो एग्जाम तो होना ही होना है, दैट इज फॉर श्योर। बस किस डेट में होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये 5 जून को ये निर्धारित करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक ओवरऑल पिक्चर केवल बात करें, कई लोग जैसे कि बोल रहे थे क्या पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तो देखिए अभी यूपीएससी को भी नहीं पता है कि कब एग्जाम होगा। अभी उस पे वाद विवाद हो रहे हैं, आपस में डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आपस में जो भी डेट आएगी सो आएगी। लेकिन हाँ, ये डेट जरूर अगस्त से सितंबर के बीच में ही रहेगी, ये तो श्योर है। मतलब अभी से भी अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 2 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। तो जो लोग भी प्रिपरेशन नहीं किए, नहीं कर पाए, या अच्छे से नहीं किए हैं, उनके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है। तो बजाय इसके कि कब होगा एग्जाम, क्या होगा एग्जाम, ये सब सोचने के आपको सोचना चाहिए ये कि आखिर में हमें करना क्या चाहिए, आइडियली हमें क्या करना चाहिए। तो आप फिलहाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेकर के चलिए, क्योंकि एग्जाम को कोई अभी कंडीशन क्लियर नहीं है कि कब होगा। तो जो लोग भी प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रखे हैं 31 मई सोच करके, वो लोग अपना 30-70 का रेशियो या फिर 40-60 का रेशियो दे सकते हैं अपने मेंस और प्रीलिम्स पे। मतलब कि प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज्यादा वेटेज, मेंस पे थोड़ा सा कम वेटेज। लेकिन जो लोग भी प्रीलिम्स अभी प्रिपेयर नहीं किए, वो लोग 100% प्रीलिम्स पे ही अभी ध्यान दीजिए। दूसरी चीज कर सकते हैं कि हफ्ते में 2-3 टेस्ट कर लीजिए, 2-2 दिन के इंटरवल पे या 3-3 दिन के इंटरवल पे आप टेस्ट देते रहिए। टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मॉक टेस्ट तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखते रहिए। पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, आपको एग्जाम को समझने में काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि कमजोर हैं, जैसे बहुत लोग हिस्ट्री के साथ चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, या फिर कई लोग ज्योग्राफी के साथ फेस कर रहे होते हैं, कई लोग इन्वायरमेंट के साथ फेस कर रहे होते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है वो सारे सब्जेक्ट आप फटाफट उसको स्टार्ट कर दीजिए अभी से पढ़ना। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि जब एग्जाम पास आ जाता है तो अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको छोड़ देते हैं, अब ये भाई मेरे से नहीं हो सकता है, गिव अप कर देते हैं आप। लेकिन अभी अगर आप पढ़ेंगे तो फिर तब तक जा करके आपकी कंडीशन काफी अच्छी हो चुकी होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है वो सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना शुरू कर दिए, उसमें मास्टरी कर लीजिए। मतलब ये होना चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो 18 तो मैं कर ही जाऊंगा, ये कंडीशन होनी चाहिए।
बाकी करंट अफेयर्स पे अपना ज़्यादा फोकस रखिए। करंट अफेयर्स जो पुराने भी हैं और साथ में जो आज की डेट के करंट अफेयर्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी एग्जाम हो रहा है उसके 2-3 महीने पुराना जो भी करंट अफेयर्स होता है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम हो रहा है अगस्त में, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। तो इस वजह से करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिए। राज्यसभा टीवी वगैरह के डिबेट देख सकते हैं, साइंस एंड टेक रिपोर्टर देख सकते हैं, जैसे साइंस रिपोर्टर आती है, ये सब देख सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी क्लैरिटी भी आएगी और आपके एग्जाम में हाई चांस रहेगा कि आप क्लियर कर जा रहे होंगे। बाकी आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, A4 शीट रिवीजन टेक्निक। ये क्या होती है? A4 शीट रीडिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप सुबह उठिए, जब भी उठते हैं या जब भी आप रिवीजन करने जा रहे हैं, आप एक A4 शीट उठाइए और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप A4 शीट रखिए और उसके बाद से चैप्टर ओपन करिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो टॉपिक आपको ध्यान में आ रहा है, जो जो टॉपिक उस चैप्टर में लिखे होंगे, मेक श्योर कि वो कंसाइज रहे और केवल बुलेट फॉर्मेट में रहे। जब इस तरीके से आप लिखना शुरू कर दे रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जरूर आते हैं जहां पर आप कहेंगे यार इसका क्या था, मैं भूल गया। केवल वही पॉइंट आपको जाकर के रिवाइज कर लेना है और इस तरीके से जो आपका रिवीजन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन होता है। A4 शीट टेक्निक आप यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए और काफी इंपॉर्टेंट और काफी इफेक्टिव साबित होगा आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। साथ ही साथ आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन करने के लिए। सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट योर प्रिपरेशन। इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स में ज्यादा चांस बना सकते हैं सिलेक्ट होने के लिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियसली आप हमारे ग्रुप पे ज्वाइन करके, टेलीग्राम ग्रुप पे इशू रेज कर सकते हैं। चलिए फिर इसको यहीं पर शुरू करते हैं और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।